गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान की क्लास में मैं मैना निर्वाण आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यवहारवाद पर चर्चा की और हमने व्यवहारवाद की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके लक्षण और उसकी मूल मान्यताओं पर विचार किया। आज हम व्यवहारवाद की उपयोगिता और व्यवहारवाद की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने व्यवहारवाद का अर्थ करते हुए देखा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बनाने वाली अध्ययन पद्धति है, जो राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर और मूल्य रहित अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के कई नए आयाम खोल दिए। व्यवहारवादी उपागम वास्तव में एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अपनी उपयोगिता को स्पष्ट किया। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नवीन अवधारणाओं, नवीन पद्धतियों, तकनीकों, भाषा शैली और विषय वस्तु को सम्मिलित किया। यानी राजनीति विज्ञान को कई नए आयाम इसने प्रदान किए और राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक सोच विकसित कर राजनीति विज्ञान को अनुसंधान की राह पर अग्रसर किया और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नए अध्ययन क्षेत्र या नए विषय वस्तु को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की उपयोगिता को या राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की देन को हम कुछ बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया है। इस उपागम के समर्थकों ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को व्यवस्थित करने, उसे वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने और इसकी विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस विषय की विषय वस्तु को वैज्ञानिक बनाने के लिए व्यवहारवादी उपागम में सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं ऐसी ही अन्य अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे राजनीति विज्ञान में ये अध्ययन पद्धतियां स्वीकार्य हो गई और इस तरह राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकीकरण को व्यवहारवादी उपागम ने गति प्रदान की, इसको संभव बनाया। दूसरा बिंदु है परंपरागत उपागम के दोषों का निवारण। व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां या परंपरागत उपागम थे, उनके दोषों का निवारण करके इसे नए विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। परंपरागत रूप में इस विज्ञान में मूल्य सापेक्षता का
आदर्शवादिता का, व्यक्ति निष्ठता का बोलबाला था और वस्तुनिष्ठता, मूल्य निरपेक्षता की इसमें सर्वथा कमी थी, जिसे व्यवहारवादी उपागम ने दूर करते हुए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ, मूल्य निरपेक्ष एवं यथार्थवादी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। तीसरा बिंदु है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत करना। राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी उपागम ने अध्ययन के लिए विभिन्न श्रेष्ठ विकल्प दिए हैं, जो व्यवहारवाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे शक्ति, मतदान व्यवहार, इच्छा शक्ति, समूह, व्यवस्था आदि की अवधारणाएं राजनीतिक विश्लेषण हेतु व्यवहारवादी उपागम ने प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में केटलिन ने इच्छा शक्ति, एच साइमन ने निर्णय देने की या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, रिचर्ड स्नाइडर ने गेम थ्योरी, लासवेल तथा केपलान ने शक्ति तथा समूह सिद्धांत, लेजर्सफोल्ड एवं वेरेल्सन ने मतदान व्यवहार और डेविड स्टन ने व्यवस्था सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण नई अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान में प्रस्तुत किया है। और ये नई अवधारणाएं राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के माध्यम से ही सम्मिलित हो पाई है, प्रस्तुत हो पाई है। अगला बिंदु जो राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद की देन के रूप में हम देख सकते हैं, वह है स्पष्टता एवं आनुभाविक परिकल्पनाओं पर बल। व्यवहारवाद स्पष्टता और आनुभाविक परिकल्पनाओं पर जोर देता है, यानी जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, उन तथ्यों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना, जिसके कारण राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण शुरू हुआ है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन की व्यवस्था का निर्माण भी व्यवहारवाद ने ही किया है। इस दृष्टिकोण में आनुभविक तथ्यों पर बल दिया जाता है, जिससे राजनीति विज्ञान आनुभाविक परक विज्ञान को आनुभाविक परक विज्ञान का रूप प्राप्त हो सके। राजनीति विज्ञान की देन के रूप में व्यवहारवाद का अगला बिंदु है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में परिवर्तन। व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अध्ययन वस्तु में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार को राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात अब मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में सभी वर्गों के स्वतंत्र अध्ययन को महत्व दिया जाता था, लेकिन व्यवहारवाद ने
सभी सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और घनिष्ठ संबंध पर बल दिया। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक मानते हैं कि किसी भी एक विषय के ज्ञान, पद्धतियों एवं उपलब्धियों आदि को अन्य सामाजिक विज्ञानों में अपनाया जाना चाहिए। इनका मानना है कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान वृहद और समग्र है, अतः इसे समग्रता के संदर्भ में या समग्र रूप में ही इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। विषयों का एकाकी अध्ययन अपूर्ण माना जाता है। व्यवहारवादी उपागम मानता है कि किसी भी अन्य विषय की जो पद्धतियां और उपलब्धियां हैं उनके माध्यम से हम किसी अन्य ज्ञान की अन्य शाखा में महत्वपूर्ण विकास कर सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है और ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी उपागम की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, जिसके कारण राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान कहा जा सकता है। इसलिए व्यवहारवाद की उपलब्धियों और उपयोगिताओं को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब हम आगे चर्चा करते हैं व्यवहारवाद की सीमाओं के संदर्भ में। व्यवहारवाद की अनेक उपलब्धियां राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में रही है और इन्होंने राजनीति विज्ञान को, जैसा कि अभी हमने बात की, कई नवीन आयाम प्रदान किए हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र, उसकी विषय वस्तु, उसकी अध्ययन पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यवहारवाद के फलस्वरूप आया। लेकिन हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की क्रांति के बाद में ही राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा और इसके वैज्ञानिकीकरण पर बल दिया जाने लगा। लेकिन फिर भी व्यवहारवाद की अपनी कुछ सीमाएं रही हैं और इसके समर्थक व्यवहारवाद को जितना महत्वपूर्ण और उपयोगी मानते हैं, वैसे ही इसके आलोचक भी कई सारे हैं। व्यवहारवाद की आलोचना करने वालों में सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहल, लियो स्ट्रास, ए ब्रेस्टस एवं कार्ल डायस जैसे प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं। व्यवहारवाद की सीमाओं को प्रोफेसर सिबली ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सिबली का यह कहना है कि व्यवहारवादी उपागम किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर ही उपयोगी हो सकता है, अतः इसको प्रयोग में लाने से पूर्व इन सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रोफेसर सिबली के अनुसार व्यवहारवाद की सीमाएं इस प्रकार है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, परंतु व्यवहारवादी स्वयं अपने व्यक्तित्व, आचरण, अपने ज्ञान की सीमाओं, साधन
राग द्वेष, झुकाव, पक्षपात तथा अपने व्यवहारात्मक अध्ययन के महत्वपूर्ण परिवर्तियों यानी वेरिएबल्स से मुक्त नहीं होते हैं। उनके द्वारा चुने गए विषय भी यथार्थ में उन मूल्यों और विचारधाराओं से अनुप्राणित होते हैं जिनमें यह विश्वास करता है और जिनका अन्वेषण की समस्याओं के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यानी किसी विषय वस्तु का चुनाव ही अपने आप में मूल्य सापेक्ष है। पूरी तरह मूल्य निरपेक्ष रहते हुए हम कोई अध्ययन कर ही नहीं सकते जिसकी वकालत व्यवहारवादी उपागम के समर्थक करते हैं। तो जहां व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें मूल्य निरपेक्ष रहना चाहिए, वहीं व्यवहारवादी भी स्वयं विषय वस्तु के चयन और कई अन्य क्षेत्रों में जिनका अभी हमने चर्चा की उनके संदर्भ में मूल्य सापेक्ष रहते हैं। यानी पूरी तरह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। इसकी दूसरी सीमा है कि वे अवधारणाएं तथा मूल्य जिनका संबंध अध्ययन के क्या और कैसे से है, उनका संबंध उनके लक्ष्यों के निर्णयन यानी जजमेंट के साथ भी है। ये लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में सामान्य अनुभवों और अथवा समाज के संबंध में उसकी समग्र दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उससे पूर्ण वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए कई तत्वों से प्रभावित होता है और ऐसे प्राणी से पूरी तरह वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा करना असंभव है। तीसरा है, अन्वेषण के आरंभ होने के साथ ही यह स्पष्ट होने लगता है कि व्यवहारवादी अध्ययन से किस सीमा तक आशा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, राजनीति में मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या प्रत्येक स्थिति में नहीं हो सकती। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या हम केवल नियंत्रित परिस्थितियों या विशिष्ट मान्यताओं के अंतर्गत ही कर सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य का भविष्य में किस प्रकार का आचरण होगा, यह कहना भी अत्यंत मुश्किल है। समान परिस्थितियों में भी कई बार व्यक्ति के व्यवहार में अंतर देखा जाता है। एक परिस्थिति में व्यक्ति किसी और रूप में अपनी प्रतिक्रिया या अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, उन्हीं परिस्थितियों में किसी दूसरे समय में उसका व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया में अंतर आ सकता है। यानी किसी भी दृष्टि या किसी भी तरह से व्यक्ति का व्यवहार सदैव एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जिनसे व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। व्यवहारवादी उपागम अभी तक ऐसी किसी अवधारणा को विकसित करने में सफल नहीं हो पाए हैं जिनको पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षित दोनों ही समान अर्थों में प्रयुक्त करते हों। यानी एक व्यक्ति के लिए किसी चीज का अर्थ दूसरा हो सकता है और दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ दूसरा लगा सकता है। यानी अध्ययन करने वाले और अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में प्राय अंतर आ जाता है। व्यवहारवादी ये भूल जाते हैं कि तथ्य, मूल्य और पर्यवेक्षक स्वयं
सभी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है और राजनीति विज्ञान के भी अपने मूल्य हैं। इसकी आलोचना या इसकी अगली सीमा यह है कि नीति निर्माण के मामले में राजनीति विज्ञान के लिए व्यवहारवादियों का उपयोग अत्यंत सीमित है, क्योंकि नीति निर्माण में अनेक कारकों का योगदान होता है। अनेक कारक मिलकर नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं और व्यवहारवाद की ये जो मान्यताएं हैं वे हर संदर्भ में पूर्ण नहीं हो पाती या नीति निर्माण के क्षेत्र में ये कोई बड़ी सार्थक भूमिका नहीं निभाती। इस प्रकार व्यवहारवाद की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि अनेक सीमाएं होते हुए भी व्यवहारवादी उपागम द्वारा राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसने राजनीति विज्ञान को एक सर्वथा नवीन स्वरूप प्रदान किया है, जिसके अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थागत परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हो गया है। इस परिकल्पना से राजनीतिक प्रक्रिया की बुनियादी समझ को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नवीन अध्ययन पद्धतियों का भी विकास हुआ है। व्यवहारवादी उपागम के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में नए अध्ययन क्षेत्रों का या नए क्षेत्रों का उदय हुआ है, जैसे कि राजनीतिक पदों पर निर्वाचन के अवसरों पर मतदाताओं के आचरण एवं व्यवहार, उन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों आदि का अध्ययन अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा है। राजनीतिक प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल अब होने लगी है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक वैज्ञानिकों में एक नई चेतना का उदय हुआ है, जिसके अनुसार यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धतियों पर आश्रित होना चाहिए। इसके फलस्वरूप अवधारणीकरण की दिशा में भी प्रयत्न किए गए हैं, यानी अवधारणाओं का निर्माण किया जाने लगा है और अब अनुभववादी अध्ययन पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए अब नई विश्लेषणात्मक तकनीकों का विकास हुआ है और इन तकनीकों के माध्यम से अब राजनीति विज्ञान में अनुसंधान या रिसर्च किया जाने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम की अनेक कमियां होते हुए भी इसने राजनीति विज्ञान को कई नवीन आयाम प्रदान किए हैं। धन्यवाद।